गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8। आज सोमवार है और सोमवार मंगलवार आपकी हिंदी भाषा पढ़ाई जाएगी। ठीक है, क्या पढ़ाया जाएगा आपको? हिंदी भाषा। हिंदी भाषा में जो हमारी बुक है आओ व्याकरण सीखें। हमारी बुक का नाम क्या है? आओ व्याकरण सीखें। उसका पहला जो पाठ 1 है वो है भाषा एवं व्याकरण। पाठ का नाम क्या है? लैंग्वेज एंड ग्रामर इंग्लिश में, और हिंदी में भाषा एवं व्याकरण। ठीक है, अब हम इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों। और आप लोग अपनी अपनी पेंसिल रख लेना। मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि बेटा आप अपनी पेंसिल को लेकर के ही बैठा करो पढ़ाई टाइम, क्योंकि जो भी आपको कठिन शब्द लगे उसका अर्थ लिख लिया करो वहीं के वहीं। ठीक है, अब बच्चों, मानव एक सामाजिक प्राणी है। हम सभी जानते हैं कि जो मनुष्य है वह एक कैसा प्राणी है? सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर अनेकों क्रियाकलापों द्वारा, क्रियाकलाप क्या होती है? कार्य। जो कार्य मानव करता है, जो क्रियाएं वह करता है, तो अनेकों क्रियाकलापों द्वारा मानव अपना जीवन व्यतीत करता है। क्या कह रहे हैं? मानव एक सामाजिक प्राणी है जो समाज में रहकर अनेकों क्रियाकलापों से क्या करता है? अपना जीवन व्यतीत करता है। क्लियर? अंततः मानव अपने भावों, विचारों को दूसरे व्यक्ति तक संप्रेषित करने के लिए, अब यहाँ पर संप्रेषित जो वर्ड है, जो शब्द है, ये थोड़ा सा कठिन शब्द है। सभी बच्चों को इसका अर्थ तो नहीं मालूम होगा संप्रेषित शब्द का, तो इसीलिए बोलती हूँ कि आप पेंसिल लेकर के बैठा करिए। तो क्या हो गया कि मानव अपने भावों, जो उसके भाव होते हैं मन के, विचारों को दूसरे तक संप्रेषित करने के लिए, मतलब दूसरों को भेजने के लिए, दूसरों तक पहुंचाने के लिए, करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है उसे भाषा कहते हैं। ये बात समझ में आई आपको? क्या बच्चों, मानव एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर अनेकों क्रियाकलापों द्वारा मानव अपना जीवन व्यतीत करता है। अतः मानव अपने भावों, विचारों को दूसरे व्यक्ति तक संप्रेषित करने के लिए या विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए जिस साधन का उपयोग करता है, साधन मतलब जिस माध्यम का प्रयोग करता है, उसे हम भाषा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए भाषा का शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ होता है किसी भी चीज़ का उसी जो शब्द बना है उसी में अर्थ बताना। तो भाषा शब्द की व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति मतलब उत्पत्ति, जहाँ से ये उत्पन्न हुआ है। ठीक है, भाषा शब्द की व्युत्पत्ति भाष धातु। संस्कृत में आपकी धातुएं होती हैं, जैसे आप इंग्लिश में अपनी क्रियाएं पढ़ते हो, वर्ब पढ़ते हो, मेन वर्ब वगैरह पढ़ते हो ना, उसी प्रकार से हिंदी और संस्कृत में, आपकी हिंदी और संस्कृत में क्या होती है? धातु होती हैं। ठीक है, तो कह रही है भाष धातु से हुई है, जिसका तात्पर्य है वाणी, कहना या प्रकट करना। अतः व्यक्ति अपने भावों एवं विचारों को भाषा के माध्यम से ही प्रकट कर सकता है। अब देखिए शब्द अर्थ में उन्होंने क्या बताया भाषा के, कि जो भाषा है, भाषा शब्द है, वह भास धातु से क्या हुआ है? निर्मित हुआ है, बना है। ठीक है, भास धातु से व्युत्पत्ति है, जिसका तात्पर्य मीन, जिसका अर्थ होता है वाणी। वाणी क्या? बोली, कहना, अपनी बात को कहना, या प्रकट करना, अपने भावों को प्रकट करना। अतः व्यक्ति अपने भावों एवं विचारों को भाषा के माध्यम से ही प्रकट कर सकता है।
इतनी बात समझ में आई आपको। अब आप नेक्स्ट देखिए इसकी परिभाषा। हम आपस में एक दूसरे से जो भी, मतलब हम लोग जो भी हैं आपस में एक दूसरे से जो भी बातचीत करते हैं या बोलते हैं उसे ही तो हम भाषा कहते हैं। ये बात हम सभी जानते हैं ना कि जो भी बातचीत हम आपस में करते हैं या जो शब्दों को हम आपस में बोलते हैं, जहाँ से हम अपने मन की बात, अपने विचारों को एक दूसरे से कहते हैं, उसे ही तो, और दूसरों की बातों को हम सुनते हैं, उसे ही तो हम भाषा कहते हैं ना। अब नेक्स्ट है बच्चों, मानव जब इस संसार में जन्म लेता है तब वह एक छोटा सा बच्चा होता है जो किसी भी प्रकार की भाषा नहीं बोल पाता। समझ गए हो क्या कह रहे हैं कि बच्चों, मानव जब इस संसार में, मनुष्य जब इस संसार में जन्म लेता है तब वह किसी प्रकार की भी भाषा को नहीं जानता है या उसे किसी भी प्रकार की भाषा का ज्ञान नहीं होता है। किंतु जब उसको भूख लगती है या कहीं दर्द होता है तो वह रो रो करके अपनी बात को समझाने का प्रयत्न करता है। प्रयत्न करना, कोशिश करना, ठीक है। जब उसे भूख लगती है तो वह क्या करता है, या कहीं पर दर्द होता है तो वह क्या करता है, रो रो करके अपनी बात को समझाने का प्रयास करता है या प्रयत्न करता है। जैसे जैसे वह लड़का बड़ा होने लगता है वैसे वैसे विचारों को प्रकट करने वाली भाषा सीख लेता है। कह रहे हैं जैसे ही जैसे वह लड़का बड़ा होने लगता है, ठीक है, तो वैसे ही वैसे वह विचारों को प्रकट करने वाली क्या करता है, भाषा को सीख लेता है। अब आ गए भाषा के भेद। भेद मीन्स प्रकार। भाषा के कितने प्रकार होते हैं, तो आपके भाषा के 3 प्रकार, मुख्यतः तो 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, व्यक्त भाषा और अव्यक्त भाषा। व्यक्त भाषा वो है जो आपको सामने से बता दी जाए, अव्यक्त भाषा वो होती है भाव जो नहीं बताए जाएं, है ना। और जो व्यक्त भाषा है आपके, उसके 3 रूप हैं, मतलब जो आपकी व्यक्त भाषा है उसके भी 3 भेद हैं। कौन कौन से, एक है मौखिक भाषा, दूसरा है आपका लिखित भाषा और तीसरा है आपका सांकेतिक भाषा। समझ में आई। भाषा के कितने भेद हैं, 2 भेद हैं। कौन कौन से, एक है व्यक्त भाषा, दूसरी है अव्यक्त भाषा। फिर आपकी जो व्यक्त भाषा है उसके 3 भेद हैं। कौन कौन से, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा, ठीक है। अब आया हमारा व्यक्त भाषा। मानवों के बीच बोली जाने वाली, लिखी जाने वाली या संकेतों के माध्यम से समझाई जाने वाली भाषा व्यक्त भाषा के अंतर्गत आती है। क्या कह रहे हैं वो, कि जो मनुष्यों के द्वारा या मानवों में या मानवों के बीच में बोली जाने वाली या लिखी जाने वाली या संकेतों के माध्यम से, संकेत इशारा करके, है ना, इशारा करके संकेतों के माध्यम से समझाई जाने वाली भाषा व्यक्त भाषा के अंतर्गत आती है। ना इतनी बात समझ में आई आपको। ओके। संसार में अनेक प्रकार की भाषाएं प्रचलित हैं। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि संपूर्ण संसार में, पूरे देश में या पूरे विश्व में कितनी अनेकों प्रकार की, मतलब कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत, जर्मनी, उर्दू, फारसी, गुरमुखी, तेलुगु, गुजराती, पंजाबी, कन्नड़ आदि। अब आई हमारी
मौखिक भाषा या कथित भाषा। भाई मौखिक भाषा क्या है? जो जिन भावों को हम मुंह से बोलते हैं। कथित मीन्स कहना, कही जाने वाली भाषा, ठीक है। तो मौखिक भाषा और कथित भाषा एक ही है। कह रहे हैं जिस भाषा का प्रयोग मुंह से बोले जाने के तथा कान से सुने जाने के लिए होता है। कह रहे हैं जिस भाषा का प्रयोग मुंह से बोले जाने के लिए तथा कान से सुने जाने के लिए होता है उसे कथित या मौखिक, मतलब कथित, मौखिक या उच्चारित भाषा कहते हैं। इसका सबसे अधिक प्रयोग लोक व्यवहार में किया जाता है। कह रही है जो यह भाषा है मौखिक, कथित या उच्चारित भाषा है, जो उसका सबसे अधिक जो प्रयोग किया जाता है वह किसमें किया जाता है? लोक व्यवहार में किया जाता है। लोक व्यवहार मतलब आपस में जो बोलचाल की जाती है लोगों की, मानवों की, उसमें किया जाता है। अब जैसे देखो इसमें आपके फर्स्ट पिक्चर में बताया है राम ने राकेश को कल की घटना के विषय में बताया। तो जो राम ने राकेश को, जो राम है उन्होंने राकेश को जो घटना बताई है मुँह से बोल करके ही तो बताई है, ठीक है। अब हम देखते हैं लिखित भाषा। समझ में आ रहा होगा लिखित भाषा, लिखी जाने वाली भाषा। लिखित भाषा में क्या है? जब मानव अपने भावों एवं विचारों को कलम द्वारा कागज पर लिखकर संप्रेषित करता है। मतलब जब कोई भी मानव अपने मन के भाव या विचारों को कागज पर कलम की सहायता से लिखकर भेजता है, देता है ना, संप्रेषित करता है, और दूसरा व्यक्ति उसे आँखों से देखकर या पढ़कर समझता है। कह रही है और जो दूसरा व्यक्ति है उसे आँखों से इस तरह से देखकर या पढ़कर समझता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। भाषा का मुख्य रूप से यही स्वरूप है। देखो आपका एक क्वेश्चन बनता है कि भाषा का मुख्य रूप से स्वरूप क्या है? तो ये इसी में लाइन दी है ना, भाषा का मुख्य रूप से यही स्वरूप है। कौन सा? लिखित भाषा का। क्योंकि लिखित भाषा का प्रयोग वर्ण और अक्षरों द्वारा ही संभव है। क्या कह रहे हैं? क्योंकि जो लिखित भाषा है उसका जो प्रयोग है वह केवल वर्ण या अक्षरों द्वारा ही संभव है। अब आप लोग यहाँ पर वर्ण क्या होता है कितने बच्चे जानते हैं? तो वर्ण क्या होते हैं? वर्ण जो हमारी छोटा अ बड़ा ऐसे होते हैं उन्हें हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्ण क्या है? भाषा की या ध्वनि की सबसे छोटी इकाई ही तो हमारी वर्ण होती है ना। भाषा या ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जो है वही तो हमारे वर्ण होते हैं। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट उसमें दिया गया है, फर्स्ट पिक्चर में श्याम पट्ट पर लिखकर अध्यापिका छात्रों को समझाती है। तो जो यहाँ पर अध्यापिका है वह अपने विचार बच्चों को बोर्ड पर लिखकर ही तो बता रही है। तो ये क्या हो गई? हमारी लिखित भाषा हो गई। अब आई हमारी सांकेतिक भाषा। कौन सी भाषा? सांकेतिक भाषा। ठीक है, तो मानव अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों या संकेतों का प्रयोग करता है, मानव अपने विचारों को, अपने मन के विचारों को या भावों को व्यक्त करने के लिए, दूसरों तक पहुंचाने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग करता है वह प्रयोग सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आता है। या कह सकते हो जिन संकेतों का प्रयोग करता है उन संकेतों का प्रयोग जो है सांकेतिक भाषा के अंतर्गत
आता है। अतः संकेतों द्वारा कही जाने वाली भाषा सांकेतिक भाषा कहलाती है। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए फर्स्ट जो आपकी पिक्चर है उसमें क्या बताया है, चांद को दिखाकर रवि ने अपनी माँ से पूछा, माँ वह क्या है। ऐसे इशारा करके पूछ रहा है ना, तो संकेत किया है ना चांद की ओर दिखा करके कि माँ वह क्या है। ठीक है, अब आ रही है हमारी अव्यक्त भाषा। क्या आ रही है हमारी अव्यक्त भाषा। अव्यक्त भाषा में क्या है, सामान्य रूप से मानवों की समझ से बाहर की भाषा अव्यक्त भाषा कहलाती है। देखो व्यक्त तो वो हो गई जो व्यक्त की जाए, चाहे लिखकर चाहे बोलकर संकेतों द्वारा कैसे भी, है ना, तो वो तो व्यक्त भाषा हो गई। पर अव्यक्त भाषा जो व्यक्त ना की जाए, जिसे समझाया ना जा सके, तो वही कह रहे हैं सामान्य रूप से मानवों की समझ से बाहर की भाषा अव्यक्त भाषा कहलाती है। ठीक है, जैसे पशुओं की भाषा, पक्षियों की भाषा, कीड़े मकोड़ों की भाषा आदि। अब एक बात बताइए, जो पशु हैं, पक्षी हैं, जानवर हैं, ये सभी जो अपनी भाषाएं बोलते हैं, क्या उनके विचारों को हम समझ पाते हैं? क्या उस टाइम हम उनकी भाषा को समझ पाते हैं कि वह क्या बोलने का प्रयास कर रहे हैं? नहीं ना, वो पूरी तरह से व्यक्त तो नहीं है ना, हमारी समझ में नहीं आती है, पूरी तरह से व्यक्त नहीं है, तो ये भाषा कौन सी होगी, हमारी अव्यक्त भाषा हो गई। ओके, अब परंतु बच्चों इनकी भाषा सिर्फ यही समझ पाते हैं। सीधी सी बात है, जानवर की भाषा केवल कौन समझ पाता है? जानवर ही तो समझ पाते हैं ना, तो समझ पाते हैं। हम मानव ठीक प्रकार से इनकी भाषा को समझ या व्यक्त नहीं कर पाते हैं। कह रहे हैं जो हम मानव जाति है, जो संपूर्ण मानव जाति है, वह जानवरों पक्षियों की भाषा को ना ही तो समझ सकते हैं और ना ही व्यक्त कर सकते हैं। ओके।